नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बलवंत सिंह जी की कहानी काको के प्रेमी। काको की उम्र 2.5-3 वर्ष की होगी। बड़ी प्यारी बच्ची। उसकी आंखों में तारे आंख मिचोली खेलते थे। उसका चेहरा पिघले हुए चांद की तरह था। उसके होठों पर बिरबहुटियाँ दमकती थीं। गाल ऐसे जैसे उदय होते सूर्य ने बादलों पर गुलाबी रंग बिखेर दिया हो, और बाल जैसे वर्षा ऋतु में नमदार कोयला। इधर चाचा को काका और चाची को काकी कहते हैं, लेकिन पंजाब के बच्चे काका को काको और बच्ची को काकी कहते हैं। अगर बहुत लाडली हुई तो काको भी कहते हैं। यह स्पष्ट है कि काको उसका असली नाम नहीं था। उसका असली नाम, लेकिन नाम में क्या रखा है? सभी खूबसूरत बच्चे एक ही से प्यारे जैसे तो लगते हैं। वह एक सिख किसान दर्शन सिंह की लड़की थी। जब पैदा हुई तो दर्शन सिंह जरा खुश ना हुआ, बल्कि लड़की पैदा होने की खबर सुनकर उसने यूं सिर नीचे डाल दिया जैसे अब लोग उसके मर्द होने में शक न करने लगे। मगर जब काको जरा बड़ी हुई तो सब लोग बाप से कहते, तुम बड़े भाग्यवान हो जो ऐसी प्यारी बच्ची पाई। तब दर्शन सिंह को भी वह प्यारी लगने लगी, और अक्सर वह उसे गोद में उठाकर उस समय तक प्यार किया करता जब तक कि उसे याद ना आता कि काको तो लड़की थी। लेकिन दूसरे सभी लोग काको को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनमें से किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि काको जब बड़ी होगी तो अपने बूढ़े माता पिता का सहारा बनने की बजाय पराये घर चली जाएगी और अपने साथ बाप की पूंजी का बहुत बड़ा भाग भी लेती जाएगी। काको बड़ी हंसमुख बच्ची थी। जीवन की कड़वाहट का उसे कुछ पता ही नहीं था। वह अपने साधारण वातावरण में यूं चहकती फिरती जैसे बड़े अचंभे के मेले में आ गई हो। सुबह के समय वह अपने बाप के कंधे पर या माँ की गोद में सवार होकर गुरुद्वारे जाती। वहां लंबी लंबी दाढ़ी वाला ग्रंथी ना जाने एक मोटी सी पुस्तक से में से क्या पढ़ा करती। गाकर नहीं पढ़ता था वह, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में संगीत और एक अजीब किस्म की खनखनाहट होती जिसे वह चुपचाप सुना करती। वहां पर उसे जो बात सबसे अच्छी लगती थी वह था पाठ के अंत में हलवा, जो प्रसाद के रूप में मिलता था। वह अपने बाप और माँ के हलवे से भी हिस्सा बांट लेती। यहाँ तक कि गुरुद्वारे के बाहर बैठी गूंगी माई सेवा भी अपने हलवे में से थोड़ा सा चक्कर बाकी काको को दे देती। हर सुबह इतना हलवा उसके नाश्ते का काम देता था। वह सारा दिन इधर उधर घूमा करती। गांव के करीब वाले रहट का पानी बल खाता, कुलबिलहता, झाग उड़ाता, किनारे किनारे उगी हुई हरी हरी धूप से उलझता हुआ पीपल के बड़े पेड़ की जड़ के निकट से होकर बहता चला जाता। पीपल की छांव तले नमदार धूप में छिपे नाक तक पानी में डूबे पीले पीले मेंढकों की उसे तलाश रहती। अक्सर मेंढक उसे पहले ही देख लेते और उसकी नीयत भाप कर उछलते गड़ाब से पानी में डुबकी लगा देते। तो काको डरकर चौंकती, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती। उसकी हंसी का संगीत पानी की छनछनाती सरहारट में घुल मिल जाता। खेतों में झरबेरियों के अलावा मीठी लसूड़ियों के पेड़ भी होते थे। वह दूसरे बच्चों के साथ वहां जाती, झरबेरियों के बेरों के साथ कांटों का मजा भी चखती और मारे दर्द की सी सी करती, फिर भी बेर खाए जाती। लसूड़ियों का तो भला कहना ही क्या। हाँ, कभी कभार किसी लसूड़ी की गुठली मुंह से फिसलकर हलक में उतरती तो नीचे ही पहुंच जाती। इस काम से फुर्सत पाकर वह सब बच्चे मदार के पौधे के पास जाकर खड़े होते और उन पर लगे हुए आमों की तरह के फल तोड़ तोड़कर झोलियों में भर लेते, जो दरअसल उनके किसी काम में ना आ सकते थे। फिर एकाएक किसी बड़े से मोटे पत्ते पर बैठा हुआ लंबी टांगों वाला हरे रंग का टिड्डा उन्हें घूरता दिखाई देता और वह ठिठक कर हाथ रोक लेते, जैसे वह टिड्डा चौकीदार हो जो उन्हें फल तोड़ने पर फटकारने लगेगा। टिड्डा भी उन्हें ऐसी गंभीरता से घूरे जाता जैसे उसने सभी वेद और पुराण घोट कर पी रखे हों। जब वह मिट्टी की कच्ची ईंटों की बनी हुई दीवारों की ठंडी छांव तले खेलती तो उस गली में से गुजरने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता जो काको को देखकर रुक न जाता। यूं तो सभी उसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन इसमें 3 बुड्ढे तो उसे हद से ज्यादा चाहते थे, यानी फग्गा सिंह, बग्गा सिंह और झंडा सिंह। इनमें सबसे छोटा 70 वर्ष का और बाकी 2 80 से 1 आध साल ही कम होंगे। इन तीनों बुड्ढों की आपस में या काको से कोई रिश्तेदारी नहीं थी। वे पास वाले अलग गांव में रहते थे। उनमें से एक डाके मारता था, दूसरा जुआ खेलता था और तीसरा नशेबाजी करता।
जैसे अफीम, भांग, चरस आदि एक सूबे से दूसरे सूबे में पहुंचाता। उनकी दाढ़ियां बहुत घनी, लंबी और करीब करीब सफ़ेद थीं। सिर पर लंबे लंबे पगड़ बांधते, जैसे पूरा थान लपेट रखा हो। गले में खद्दर के कुर्ते के नीचे नीले, हरे या तूतिया रंग के तहबंद। कहने को बुड्ढे थे, लेकिन देखने में खूब लंबे चौड़े, बड़े बड़े हाथ, मजबूत बाजू, लाल लाल चमकती हुई आंखें, जिन पर सफ़ेद भवों की छत्र छाया। उन तीनों का अपना ना आगा ना पीछा। जो कोई आता काको के लिए खिलौने, मिठाइयाँ और कपड़े लाता। काको इसमें से किसी को भी देखती तो दूर से चिल्ला उठती, बापू। वह अपने नन्हे नन्हे बाजू फैलाए तेजी से दौड़ पड़ती और उछलकर गले में बाहें डाल देती। वे बुड्ढे उससे मिलकर खुश होते, इतने खुश कि उनकी आंखें नमदार हो जाती। अक्सर एक ना एक बुढ़ा आता रहता और ऐसा भी होता कि काको एक बुड्ढे की गोद में चढ़कर गलियों की सैर के बाद लौटती तो घर पर दूसरा बुड्ढा इंतजार में बैठा होता। कभी कभी वे तीनों एक ही साथ आ टपकते। उस दिन तो काको की खुशी का ठिकाना न रहता, क्योंकि ऐसे मौकों पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा तोहफे और मिठाइयाँ मिलती थी। एक शाम अंधेरे की स्याही काफ़ी गहरी हो चुकी थी। फग्गा सिंह काको के घर आया। ऐसे मौक़ों पर काको अक्सर ड्योढ़ी में अपने बाप के साथ मैना की तरह चहकती बोलती मिलती थी। यहाँ सहन से उसकी रुपहली आवाज़ में नन्हे नन्हे कह कहे सुनाई दिया करते, लेकिन आज उसका कहीं पता नहीं था। दर्शन सिंह हल में फांस ठीक कर रहा था। फग्गा सिंह खाट पर बैठते हुए बोला, काको कहाँ है? दर्शन सिंह ने सिर ऊपर उठाए बगैर उत्तर दिया, बीमार है, उसे जुकाम हो गया। रेशा? फग्गा सिंह के मुंह से निकला। दर्शन सिंह कुछ नहीं बोला तो फग्गा सिंह उठकर सहन में पहुंचा। काको भीतर वाले छोटे कमरे में अपनी रंगदार पायों वाली नन्ही सी चारपाई पर लेटी हुई थी। सरसों की चिराग की फड़फड़ाती रोशनी में वह बिल्कुल मोम की मूर्ति दिखाई देती थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था, आंखें बंद थी, नाक भी बंद थी। आज उसकी नाक की नोक भी उसके होठों की तरह सुर्ख लाल हो रही थी। सांस मुंह से ले रही थी। उसके कलियों के से होठों में दांत धीमे धीमे चमक रहे थे। फग्गा सिंह ने अपना बहुत बड़ा हाथ उसके माथे पर रख दिया और फिर भारी आवाज में काको की माँ से पूछा, अरे बेटी, काको कै दिन से बीमार है? माँ कमरे के बाहर पसार में बैठी रोटी पका रही थी। घूंघट की आड़ में से बोली, कल सुबह से। कोई दवा दारू? हाँ, हकीम जी काढ़ा पिला रहे हैं। फग्गा सिंह ने कुछ देर सोचा, फिर कमर में ठुसे हुए तहबंद की पल्लू को खींचकर उसमें से अफीम की डिबिया निकाली। वह खुद बिना नागा अफीम खाया करता था और फिर चुटकी में थोड़ी सी अफीम ले चुपके से काको के अधकुले मुंह में सरका दी और बड़े इत्मीनान से बोला, अरे कोई बात नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएगी। यह कहकर वह झुका और काको को छोटे से माथे को चूमा, फिर भारी कदमों से लौटा। वह जानता था कि अफीम रेशे यानी जुकाम के बहते हुए पानी को सुखा देती है और जुकाम दुम दमाकर भाग जाता है। उसने अपनी दवाई का जिक्र किसी से नहीं किया। वह तो इसी में मग्न था कि सुबह को जब काको एकदम ठीक ठाक हो जाएगी तो सब लोग कितने खुश होंगे। उसके जाने के कुछ देर बाद बग्गा सिंह कहीं से आ निकला। उसे जब पता चला काको बीमार पड़ी है तो बेचैन हो गया। अपने तहबंद को फड़फड़ाता हुआ वह भी काको की खाट के पास पहुंचा। घड़ी भर उसे नमदार आंखों से देखता रहा। आखिर जब उसने बीमारी को समझ लिया तो उसने अपनी अफीम की डिबिया निकाली और इतनी सी खुराक जो बच्चे के लिए उचित समझी जाती है, डिबिया में से निकालकर प्यारी काको के प्यारे से मुंह में लुढ़का दी। उसने भी यह काम चुपके से किया, क्योंकि वह जानता था काको को माँ बाप दवा दारू के मामले में बिल्कुल गधे थे, शायद अफीम खिलाने पर ऐतराज करें। वह भी इत्मीनान से विदा हुआ। झंडा सिंह को भी उड़ती उड़ती खबर मिली कि उनकी लाडली काको बीमार है। घर के लोग सोने जा रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया, फिर बोला, अरे भाई दर्शन सिंह, माफ करना, काको की बीमारी का हाल सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए भागा चला आया। फिर वह काको की खाट के एक किनारे पर बैठ गया। जब उसे पता चला कि काको को केवल रेशा है तो उसने भी ऐलान किया कि यह तो मामूली बात है। इत्तेफाक से वह भी दूसरे बुड्ढों की तरह चुनिया बेगम यानी अफीम का प्रेमी था और इस जुकाम की रामबान दवा समझता था। चुनाचे उसने भी सबकी आंख बचाकर बच्चे के लिए उचित खुराक निकाली और काके के मुंह में सरका दी। जाते जाते काको की माँ से कहने लगा, मैं तो डर गया था कि कहीं कोई खास बीमारी ना हो। जुकाम से घबराने का जरूरत नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएगी। इसके बाद वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतह का नारा लगाकर खुश खुश ड्योढ़ी के दरवाजे से बाहर निकल गए। सूर्य देवता ने प्रकाश का पहला भाला फेंका तो सुबह का तारा मारे डर के दूर कहीं भाग निकला। आकाश की लाहट हल्की होती चली गई। कौवों की कांव कांव के शोर से किसान हल लेकर खेतों में जा पहुंचे।
इन सब चीज़ों को देखकर तालियां बजाने और कह कह लगाने वाली काको उस समय मर चुकी थी। दर्शन सिंह को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि काको वाकई ऐसी मरी है कि लौट कर नहीं आएगी तो फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अपनी लाडली को नदी में नहीं बहाऊंगा। छोटी थी तो क्या हुआ, मैं तो उसे बाकायदा चिता में जलाऊंगा और फिर उसके फूल हरिद्वार जाकर गंगा जी में बहा दूंगा। उस सुबह काको गुरुद्वारे की हलवे का नाश्ता करते नहीं गई। गूंगी माई सेवा बहुत देर तक कढ़ा प्रसाद हाथों में दबाए काको का इंतजार करती रही। कहीं दोपहर तक किसी ने बताया कि बेचारी नन्ही काको तो वाहेगुरु अकाल पुरख के चरणों में पहुंच चुकी है। माई सेवा ना जाने कब और कहां से उस गुरुद्वारे में आई थी। उसका दुनिया में कोई ना था, इसलिए कई वर्ष से माई सेवा उस गुरुद्वारे की सेवा कर रही थी। गुरुद्वारे के बाहर एक छोटा सा बाग था। गुरुद्वारे का अपना रहट भी था। माई सेवा ने केवल गुरुद्वारे के अंदर झाड़ू लगाती और हर किस्म का छोटा बड़ा काम करती थी, बल्कि उस बाग की भी देखभाल करती। काको के बारे में खबर सुनकर उसका मन उचाट हो गया। किसी काम में मन नहीं लगा, यहाँ तक कि अंधेरा छाने लगा। आज किसी त्योहार के कारण गुरुद्वारे के सहन में संगत जमा होने लगी। माई सेवा जूतों की रखवाली के लिए दरवाजे के चबूतरे पर बैठ गई। संगत के लोग दालान में ही पुरानी दरियों पर जा जाके बैठे रहे। गर्मी जा चुकी थी और गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा। लोग मोटे मोटे खेस या खद्दर की भारी चादरें लपेटे हुए थे। एक ग्रंथी कंधों पर पीताम्बर डाले श्री गुरु ग्रंथ में से गुरु की वाणी पढ़ रहा था। इतने में फग्गा सिंह वहां आया। वह बड़ा उदास था। उसने देखा कि माई कारण तो एक ही था। वह घड़ी भर के लिए चबूतरे पर बैठकर काको का अफसोस करने लगा। उसने अफीम देने की बात भी बताई, जिसे वह रामबाण समझता था, लेकिन ना जाने क्यों ऐसी अजमाई हुई दवा ने भी कुछ असर नहीं किया। उसने माथे पर हाथ मारकर भौराई आवाज में कहा, मुझे पता होता इतनी खुराक कम रहेगी तो मैं उसे ज्यादा दे देता। इसके बाद फग्गा सिंह घुटनों पर हाथ रखकर मुश्किल से उठा और आंसू पोंछता हुआ अंदर चला गया। फिर बग्गा सिंह आया। उसने भी वही बात सुनाई, फिर अफीम वाली बात बताई। जब वह रोता हुआ दालान में जाकर बैठ गया तो झंडा सिंह भी यहाँ निकला। वह भी दुख बांटने के लिए माई सेवा के पास 2 घड़ी बैठ गया। जब माई सेवा अकेली रह गई तो वह सिर उठाकर आकाश की ओर देखने लगी। अब उसे पता चल गया कि काको को चाहने वाले इन बुड्ढों ने कितनी हमदर्दी और कितने गहरे प्यार से अपने हाथों अपनी प्यारी काको की जान ले ली। अब तीनों को अपने मन में इस बात का पछतावा था कि काश वे काको को जरा ज्यादा अफीम खिला देते तो शायद उसकी जान बच जाती। माई सेवा बाग की ओर देखने लगी, जहां दिन के उजाले में रंग बिरंगे फूल मटकाते, भांति भांति की चिड़िया चहकती, तो यूं लगता जैसे वहां भूत अफीम खाए सोए पड़े। वह सोचने लगी, ना जाने कितने प्यारे, कितने खूबसूरत उस काको की तरह कितने मनमोहक ख्याल इसी प्यार और हमदर्दी के साथ कुचल दिए जाते हैं। उस काको की तरह अनगिनत विचार और भावनाएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य की अक्लमंदी और चतुराई का बोझ सहन नहीं कर सकती, बल्कि वह रंगीन तितलियों की तरह चतुराई की दहकती हुई लू में जलकर मर जाती है। माई सेवा ने दलान की ओर देखा, जिसके परले कोने पर बैलगाड़ी का एक पुराना पहिया दीवार के साथ टिका हुआ था। उसके पास ही गोबर और बकरियों की मेंगनियों की बदबू उठ रही थी और दलान की इस तरफ चमेली के फूल महक रहे थे। ग्रंथ जी की भक्ति रस में डूबी हुई आवाज वातावरण में गूंज रही थी और वे बूढ़े अब भी अंगोछे से आंसू पहुंचे जा रहे थे। माई सेवा को यूं लगा आकाश के उज्जवल तारे जैसे अनगिनत सफेद फूलों हों, जिनकी किसी अनजानी शक्ति ने धरती पर बारिश कर दी। लेकिन वे तारे, वे फूल ना जाने क्यों रास्ते में ही रुक गए। अब वे न पीछे जा सकते थे और न इस धरती पर गिरना चाहते थे।